जी। हाँ भाई, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। हेमंत, सब बढ़िया चल रहा यस है? सर। अंतिम ऐसा? रोहित? ठीक है भाई। तो आज से शुरू होती है आपकी इंडियन इकोनॉमी। कई बच्चे कह रहे थे सर इसमें दिक्कत होती है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बाकी इंडियन इकोनॉमी मैं लूंगा नहीं, लेंगे शायद सर ही आपकी। मैं जस्ट आपको एक इनिशिएशन, ताकि क्योंकि भी कई बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इकोनॉमी की बनाना शुरू करेंगे। और इस क्लास में जैसे आप बैठे हैं, अगर आपने पहले इकोनॉमी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो कोई बात ही नहीं, जिन्होंने पढ़ी है सब कुछ भूल जाना, बिल्कुल ब्लैंक होके सुनना जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, अपने आप में एक बार आ गया है तो इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। चीजें समझ में आ गई तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, और प्लस करंट, करंट से आप अपडेटेड रहेंगे तो इस सब्जेक्ट में कोई आपको हरा नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है इकोनॉमी का सिर्फ एक हवा बना रखा है, उसका भी रीजन है। तो ये बताओ, मैं पूछता हूँ सबसे, किस किस को इकोनॉमी आती है और किसको नहीं आती, ये बताओ। एक एक करके बोलना शुरू करो। मैं नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, स्क्रीनों ने। बताओ, किस सर किस को मेरा आती है, ऑनर्स किस है। को नहीं आती? हाँ। सर मुझे नहीं आती। मेरा ऑनर्स है। अच्छा, चलो जिसको नहीं आती वो बताओ। हेमन को आती है, और अंतिम को नहीं आती, और किसको नहीं आती? मुझे भी नहीं आती। नाम बताइए। इतिशा। रितिशा को नहीं आती। रोहित बोला पीछे, रोहित को भी नहीं आती। अरे सर सबको मुझे भी आती नहीं है। आ रही। सबको आती है, ये सब कहने की बात है। बचपन से लेके सर अभी मुझे तक भी नहीं पूरा। आती है। हाँ, सुन लिया मैंने, ये सब एक वहम है। सबको आती है इकोनॉमी, ठीक है। बचपन से लेके अभी तक हमारे चारों ओर हम इकोनॉमी में ही पले बड़े, सब कुछ है। ठीक है। अब मैं एक चीज पूछूं, मान लो कोई एक चीज लेने गए, चाय पीने गए बाहर, 10 रुपए की चाय बनी। साबिर, क्या तुम उसको 15-20 रुपए दे जाते हो, 50 का नोट दे जाते हो उसको, या 10 ही रुपए देते हो? ये बताओ। 10 रुपए की चाय पीते हो तो 10 ही रुपए देते हो, या ज्यादा रुपए दे जाते हो? साबिर, साबिर आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? कोई और बताओ, अगर आप बाहर कुछ सामान खरीदना चाहते हो, 10 रुपए का सामान है, क्या 10 रुपए दे के आते हो या ज्यादा दे जाते हो, 20 रुपए, 30 रुपए? सर वो शायद लाइब्रेरी में, उसका नीचे मैसेज आ रहा है। वो कह रहा है कोई दस बात नहीं, रुपए आप दूंगा। बता। 10 रुपए ही देंगे। हम भी 10 रुपए देंगे, क्यों? क्योंकि समझ है हमें। हमसे किसी ने उधार लिया, ठीक है। किसी ने हमसे 50,000 रुपए उधार लिए, और वो हमें 25,000 वापस करता है, तो आप मान जाओगे उसमें, नहीं मानोगे? या उसकी जान खाओगे कि नहीं हमारे पैसे वापस कर? जान खाओगे ना। यानी इकोनॉमी की पहचान है। इवन छोटे बच्चे को भी, घर में छोटा बच्चा है, कोई बड़ा आया, मेहमान आया, उसको वो अगर नकली चूरन चटनी वाला नोट दे दे, तो वो बच्चा भी कहता है, ये नहीं चाहिए।" तो उस बच्चे को भी इकोनॉमी की समझ है ना। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अपनी अपनी इकोनॉमी ही सुधारने तो आए हो, ताकि बढ़िया बढ़िया नौकरी लगे और आगे अपना जीवन बढ़िया से यापन हो। तो जो भी हम अपने जीवन में सुबह से लेके शाम तक, बचपन से लेके हमारे बिल्कुल अंतिम समय तक, हम इकोनॉमिक गतिविधियों से घिरे हुए हैं। चाहे वो एक ऑटो वाला हो, टेम्पो वाला हो, जो सुबह उठ के अपने पेट पालने के लिए निकलता है। मतलब आप ये मान के चलो, इस दुनिया में बिना इकोनॉमी के कुछ भी नहीं चल सकता। ठीक है। तो बचपन से आप लोग करते रहो, फिर भी कह रहे हो नहीं आता। कितने महान हो तुम लोग, है ना? या फिर ऐसा तो नहीं है कि आता है सर पर कभी घमंड नहीं किया, कसम से इस बात का है? चलो, आगे देखो। है क्या पता सबको है क्या है, लेकिन कभी विचार नहीं किया इस चीज पे, है ना? जैसे अब हम सबको नॉर्मली हिंदी बोलनी सबको आती है, लेकिन विचार नहीं किया। अभी कोई पूछ ले विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो उसमें एकदम आप शांत हो जाएंगे, अनटिल उस पर हमने कभी विचार ना किया हो या पढ़ा ना हो। सिमिलरली इसी तरीके से इकोनॉमी को हम जानते तो हैं, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि कोई भी चीज है तो वो क्यों है। आपने 10 रुपए की चाय पी तो उसका मूल्य, उसका प्राइस 10 रुपए ही क्यों है? 10 रुपए से ज्यादा क्यों नहीं है, 10 रुपए से कम क्यों नहीं है, इतना ही क्यों है? क्योंकि इस पे कभी विचार नहीं किया। तो हम इकोनॉमी में इसी चीज पे विचार करते हैं, ठीक है। इवन आप ये मानो, चाहे आईएएस हो, आईएएस भी नहीं, जीवन में आपको कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए इकोनॉमी बहुत आवश्यक है। आप मान के चलना, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, साइंस उठा लो, आईआर उठा लो, पॉलिटी उठा लो, इसके बिना भी एक आदमी का काम चल जाएगा। एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमी के बिना काम नहीं चलेगा। तो जीवन चलाने का जो बेसिक एक वो है, उसके लिए इकोनॉमी बहुत जरूरी है। तो अब तुम सीखोगे कैसे चीजें चलती हैं,
और अब आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी खुद की जो एक अवधारणा है, जो आप लेके है कि ये चीज ऐसे होती है या वैसे होती है, सही है गलत, वो पता चलेगा। महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, या जो आप सोचते हैं वैसा ही है या नहीं। तो कई बातें उल्टी भी साबित होंगी, आप सोचते हैं ऐसा है लेकिन आप कहेंगे नहीं ये ऐसा होता है। और अच्छा, इकोनॉमी मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है, जहां तक मेरा मानना है, इसे किताब से नहीं पढ़ा जा सकता। अब बाकी चीजें कर लोगे, मैं कहूँ हिस्ट्री भी है, कोई आपको ना पढ़ाए, आपसे कह दें अब ये किताब पढ़ो, ठीक है एक बार में नहीं आएगा, लेकिन मोरलेस कहानी समझ के उसको आप कर सकते हो, उसकी संभावना है। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ किताब से पढ़ के नहीं आती, इसीलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। इसके बारे में ये है कि इस पर कोई अच्छी किताब नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि सबका अलग अलग है, कोई अलग टर्म, सारा खेल यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का है। कोई भी राइटर है वो बुक कैसे लिख रहा है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बच्चों को रहता है कि सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़े। तो अभी तो एज ऑफ नाउ तो मैं कहूंगा अभी इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़नी। पहले अपना कंसेप्ट डेवलप करो, जब एक लेवल पे आप पहुंच जाओ तब आप किताब पढ़ सकते हो, तब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। वरना सीधा सीधा यही होगा, पहला पन्ना पढ़ोगे और बंद कर दोगे। हाँ, अगर तुम्हें नींद लेनी है, नींद आ रही हो तो अलग बात है, किताब खोल के बैठ। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? शुरू करें? चलो। होती क्या है इकोनॉमी, ध्यान से समझना। कोई भी गुड्स है जिसको हम बोलते हैं वस्तु या सर्विसेज, सेवाएं, ठीक है, इनका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं उत्पाद जिनका। और इस प्रोडक्शन जब हो जाता है उसके बाद इनका कंजम्पशन होता है। माइक बंद जिसका खुला है। क्या होता है? उपभोग होता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान जो आप आसपास अपने देख रहे हो, पेन है, बोतल है, स्पून है, ग्लास है, ये सब सामान है। और सेवा हो गई, ठीक है, जैसे आप अभी नेट चला रहे हो तो ये एक तरह की सेवा है, ठीक है, वस्तु नहीं है वो। तो कोई भी वस्तु या सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज का पहले प्रोडक्शन होगा और फिर इसका कंजम्पशन होगा। और प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में इसमें लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं। यानी पैसों का, अभी कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल हाथ बांध के बैठे रहो, ध्यान से सुनो। पैसों का लेन देन, ठीक है, ये जो चीज है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक गतिविधि। कोई भी गुड सर्विस है, वस्तु है, सेवाएं हैं, उनका प्रोडक्शन हुआ, उत्पाद हुआ, और फिर उसका उपभोग कंज्यूमर द्वारा किया गया। और इस इन दोनों चीजों के बीच में ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक गतिविधि। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वही ले लो, चाय, चाय के बदले आपने पैसे दिए, तो ये आर्थिक गतिविधि हुई। इस आर्थिक गतिविधि का जो स्टडी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो इसका अध्ययन है, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स में जब आपकी पॉलिसीज और सरकार कैसे उसमें इंटरवेंशन करके बेहतर चीजों को करती है, उसको इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है ये पहले क्लियर होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात इतनी समझ में आ गई कि गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद कंजप्शन होगा, और इस प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो भी पैसों का लेन देन होगा, और ये लेन देन होना जरूरी है, तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? सर ठीक है, मतलब अब एग्जाम, हाँ पूछिए। इकोनॉमिक्स को जब हम एज अ सब्जेक्ट देखते हैं तो फिर वो इकोनॉमी बन जाता है, मतलब एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमी है। नहीं नहीं, एज अ सब्जेक्ट उसकी जो अध्ययन है, स्टडी है, वो हाँ, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स है। और जब इसमें अभी हम आगे देखेंगे, जब हम इसमें देखेंगे सरकार का, एक गवर्नमेंट का, एक स्टेट का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिसी मेकिंग, बैंकिंग, ये सब जब जुड़ता है तो वो पूरी एक व्यवस्था हो गई ना, तो उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि आप आई सिविल सर्विस की तैयारी में सिविक्स नहीं पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र, आप पढ़ते हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, व्यवस्था कैसे चल रही है पूरी। ठीक है, तो अभी तो बेसिक में इकोनॉमिक्स का ही बता रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है,
उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र जिसको कहा गया है ना। यस सर। ठीक है, और इसके लिए अटमोस्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट है, पैसों का लेन देन, ये जरूरी है। अब एक एग्जाम्पल भाई, बारिश हुई, घास उगी, और घोड़ा आया घास खा के चला गया, घास उगी यानी प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन भी हो गया घोड़े के द्वारा, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, पैसों का लेन देन। बिल्कुल, पैसों का कोई लेन देन नहीं है। हाँ, अगर उस घोड़े का या गाय का कोई मालिक है, वो कहे एक आदमी से कि भैया हमें आपका ये लैंड चाहिए और इस पे हमारे जानवर या कैटल आके चरेंगे, और इसका मैं आपको इतना पैसा दूंगा 1 महीने का, तो इसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तब हो जाएगी, लेकिन इस केस में नहीं है। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज में, कि पैसों का लेन देन होना ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, दुनिया में इकोनॉमी के 2 मॉडल हैं। कितने मॉडल हैं? 2 मॉडल। ये सब मैं अभी लिखवाऊंगा, बिल्कुल अभी चिंता मत करना, सब लिखूंगा, सिर्फ तुम लोग सुनते रहो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आज क्लियर हो गया, ये आगे का बिल्डिंग ब्लॉक साबित होगा। इकोनॉमी के पूरी दुनिया में मोटे तौर पर, और क्या मानो यही मेन तौर पे 2 ही मॉडल माने गए। एक है आपका साम्यवाद, कम्युनिज्म, ठीक है। दूसरा मॉडल है आपका पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। आज बिल्कुल तुम लोग समझ लोगे, जो भी ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है बस ध्यान देना बहुत ढंग से, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक टाइम था जिसको हम डार्क एज कहते हैं, यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डार्क एज की मैं बात कर रहा हूं। इस समय में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी को माना जाता था तो ईश्वर को माना जाता था, कि गॉड इज एवरीथिंग, और मनुष्य जो मानव है वो सिर्फ उसकी एक कठपुतली है। मनुष्य का सारा जीवन, सारा जो भी काम करता है अपने जीवन में, वो ईश्वर को समर्पित उसको कर देना चाहिए, ठीक है। सब कुछ ऊपर वाले के लिए कर रहा है, एवरीथिंग इज फॉर गॉड एंड एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये थी डार्क एज। इस टाइम जो भी है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, आरुष सर पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे क्लर्जी और चर्च, इन सबका इंटरवेंशन बहुत था, ठीक है, चर्च और क्लर्जीमैन। तो डार्क एज में ये चीजें अपने चरम पे थी, कि सब कुछ ईश्वर के लिए ही करना है, मनुष्य एक सिर्फ कठपुतली है, मनुष्य का सारा काम ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। उसके बाद कुछ थिंकर्स आए, फिलोसफर्स आए, या स्कॉलर्स कह लो, वो आए। जब फिलोसफर्स आए तो उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी, और एक नया, एक पूरे उस यूरोप में और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में एक चीज फैलाई, कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है मानव, आदमी खुद, जान है तो जहान है, इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो वो थिंकर्स थे, वो एक चीज लेके आए जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिज्म, मानववाद, कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट मनुष्य ही है, ऐसा कुछ नहीं है वो कठपुतली है या कुछ है। एक थिंकर हुए हैं जिनका नाम है रूसो। क्या नाम है? ये सब नाम तुम जब बाद में पढ़ोगे तो आएंगे, अभी सिर्फ सुन लो, अभी लिखने नहीं है। जीन जैक्स रूसो करके पूरा नाम है इसका। ये बोलता है आदमी के पास 3 चीजें होनी ही चाहिए, कोई भी मनुष्य, उसको 3 चीजें मिलनी चाहिए। पहली है स्वतंत्रता, जिसको हम कह सकते हैं लिबर्टी, लिबर्टी के साथ जिएगा, रोक टोक, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, तुम इतने ही सीमित हो, या जैसे पहले हमने देखा दास बना के रखते थे, ऐसे नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। दूसरा समानता, दैट इज इक्वालिटी, बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा बंधुत्व, यानी फ्रेटर्निटी, यार सब भाईचारे से रहना चाहिए, लड़ाई वड़ाइयों में कुछ नहीं रखा, है ना। ये इसके टाइम पे बहुत चीज चरम पे थी, लोगों ने माना भी कि हाँ ये इसका थॉट बिल्कुल सही है, हमें सबसे पहले अपने बारे में, खुद के मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। हर चीज ईश्वर 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 थोड़ी, मर मर के भी ईश्वर को पूज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म, मानववाद को। बाद में जब जीन रूसो चला गया, मर गया, तब लोगों ने सोचा यार जो ये बात कह के गया है, ये वाली बात तो समझ में आती है, पल्ले पड़ती है, कि यार ठीक है, हम लोग
आपस में भाईचारे के साथ रहे, लड़ाइयाँ ना करें, मिल बांट के रहे, कोई किसी से लड़े ना। लेकिन जो ये दोनों चीज हैं, ये आपस में विरोधाभासी हैं, कंट्रोवर्शियल। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। दोनों चीज तो एक साथ आज हो ना कल। मानते हो ये बात कि दोनों चीजें हो सकती हैं एक साथ? जैसे मैं आप सबसे कहूं कल से भाई, मान लो ये हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है, मैं आपसे कहूं आपको फ्रीडम है, स्वतंत्रता, आप जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन के आओ, तुम हरे रंग का पहन के आओ, तुम पीले का आओ, तुम काले का आओ, जिसका जो मन है वैसे कपड़े पहन के आओ। ये तो हो गई लिबर्टी। दूसरी तरफ मैं कह दूं नहीं, समानता, इक्वालिटी, आप सब एक प्रॉपर आरोहण की यूनिफॉर्म होगी, आप उसको पहन के आएंगे, तो ये तो हो इक्वालिटी। अब क्या ये दो चीजें एक साथ हैंड इन हैंड चल सकती हैं? या तो इक्वालिटी होगी पूरी तरीके से, या लिबर्टी होगी। मानते हो ये बात? तो लोगों ने कहा कि यार ये दोनों को एक साथ नहीं हो सकती, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो यही फॉलो होगा या यही होगा। अब तुम बताओ, तुम किसके समर्थक हो? तुम लोग सब एक एक बताओ, तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए या समानता चाहिए? बताओ, बोलो, बी स्पेसिफिक इन योर आंसर। ये मत कहना सर ये भी वो भी, ऐसे नहीं। बताओ, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए? सेशन को समानता। इंटरेक्टिव समानता। रखो, आवाज आ नहीं रही है तुम समानता। लोगों की। समानता होनी चाहिए, शिवानी आ गई। सर कितने बच्चे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शिवानी देख के बताना। सर 9। नहीं, चलो ठीक है, गुड। तो दोनों चीजें तो समानता, एक ये शिवानी क्या बोली, समानता, हाँ। कोई समानता वाला या कोई स्वतंत्रता वाला? मैं सर समानता वाली, अंतिम। अंतिम समानता। और कोई? और कोई समानता का कौन है? और बताओ भाई, जल्दी सर जल्दी मैं बताओ, क्लास लंबी खिंच जाती है, तुम लोग बोलते नहीं हो जल्दी। सर मैं सर स्वतंत्रता, एक विद्यार्थी मिनट, ये स्वतंत्रता। एक मिनट, स्वतंत्रता वाला कौन था? सर मैं विद्यार्थी। ठीक है, और रोहित तुम किसके हो भाई, समर्थक? सर स्वतंत्रता के, ठीक है। अभी 50-50 चल रहा है। और कोई बोलना चाहेगा? एमन, इतिशा, किसके समर्थक हो तुम लोग? सर पहले लग रहा है इक्वालिटी। फिलहाल। नो सर, मैं हूँ एक्चुअली, मैक नहीं ऑन हो रहा था मेरा। सर इक्वालिटी। चलो ठीक है, अब देखते हैं कौन कितना सही है, या सही तो अपनी जगह अपने अपने मायने होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो हमने बात करी थी, कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, और कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। कुछ नहीं लिखना है अभी, सब लिखवाऊंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी उसकी। तो ये कह रहे हैं ये लोग कम्युनिज्म वाले कि भाई समानता होनी चाहिए, ठीक है जी, यानी समानता होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है पहले असमानता थी भाई, तभी तो समानता की बात कर रहे हो। और ये किसकी बात कर रहे हैं? लिबर्टी की, स्वतंत्रता की। तो इनकी अगर बात करें, ये इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले असमानता थी लोगों में, इनइक्वालिटी थी, तभी तो आप बात कर रहे हो। तो बात की गई कि इस इक्वालिटी का रीजन क्या था, रीजन क्या है इस इनइक्वालिटी का, इक्वालिटी का नहीं, इनइक्वालिटी का रीजन क्या है, ठीक है। तो चर्चा करके बात आई कि इसका रीजन एक है जो सबसे बड़ा है, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। भाई किसी के पास आलीशान बंगला है, कोई 2 BHK में रह रहा है, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा है, तो कोई का झोपड़पट्टी में रह रहा है। किसी के पास साइकिल है, किसी के पास कार है, तो कोई हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, किसी के पास चार्टर प्लेन है, किसी के पास अपनी यॉट है, क्रूज है। तो इन्होंने कहा निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या आ गया? दे अपोज या दे डू नॉट सपोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, हर चीज के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। कंट्ररी यहां क्या किया गया? इन लोगों का क्या कहना है भाई, जो कैपिटलिस्ट है या पूंजीवाद में जो विश्वास करते हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है, सपोर्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी।
इन्होंने कहा नहीं है, ऐसा नहीं है यार। भाई कोई आदमी मेहनत कर रहा है, खुद मेहनत करके वो कमा रहा है, अपनी मेहनत से वो कुछ भी अर्जित करे, आपको क्या है इसमें? ठीक है। भाई मान लो किसी व्यक्ति के पास अपनी कार है खुद की, अब वो उसे अपने यूज में ले, वो उसे टैक्सी में लगा दे, वो उसकी एम्बुलेंस कन्वर्ट करा दे, वो एक एक टायर उसके अलग निकाल के बेच दे, आपको उससे क्या मतलब? सिमिलरली मान लो कोई बिल्डिंग है, अब वो बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का मालिक है, उसमें वो कोचिंग खोल दे, वो रेस्टोरेंट खोल दे, वो कई शॉप्स खोल दे, वो उसकी मर्जी है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी लिबर्टी है, किसको किराया पे देनी है, किसको बेचनी है, या फ्री में भी दे देनी है, वो उसकी अपनी फ्री विल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आया, ये सपोर्ट कर रहा है, कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये इससे इतर हो रहे हैं, कह रहे हैं नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो अब बताओ, जो जो बच्चे समानता को कह रहे थे, ये चीज लागू कर देनी चाहिए, सबको 2 2 BHK दे देना चाहिए, जो सक्षम सर है। आपने हाँ। आपने बोला ना कि कोई एक ही चुनना है, इसलिए मैंने समानता बोला। हाँ नहीं तभी तो, और और क्या, और क्या, मैं इसीलिए तो आऊंगा अभी उस पे, अगर बाद में अगर आप आऊंगा। नहीं बोलते तो फिर मैं दोनों का रीजन देके बता देती। हाँ वो तो है। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें तो भाई जो भाई कोई आदमी है मेहनत कर रहा दिन रात, कई साल, उसने 10 साल मेहनत करी, वो आलीशान घर बनाया, फार्म हाउस बनाया, तुम तो उसको भी कह रहे हो नहीं निजी संपत्ति नहीं, तो मैं तो 2 BHK दूंगा मैं। तो ऐसा तो फिर आदमी मेहनत नहीं करेगा ना, वो क्यों करेगा जब उसको 2 BHK ही मिलना है। सिमिलरली यहाँ पे क्या कहा गया, नहीं हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को सपोर्ट करते हैं। अगला जो इसमें आता है, लिखना मत, यह कंसेप्ट है फ्री मार्केट का। ठीक है। कि सरकार का बाजार पे कोई नियंत्रण नहीं, जिसको जो दुकान लगानी है, जिस रेट में बेचना है, जैसे करना है करो, सारी चीजें मार्केट फोर्सेस से गवर्न होगी। यहां पे इन्होंने क्या कहा, कंट्रोल्ड मार्केट, बाजार पे सरकारी नियंत्रण होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, हम इसकी बात करते हैं, कम्युनिज्म की आज हम ज्यादा बात करेंगे। ठीक है। साम्यवाद की हम बात करते हैं। अब अगर आप साम्यवाद को फॉलो करते हैं, आपको साम्यवाद को ही आगे बढ़ाना है, तो आपको सबकी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ेगी। अब जब सब बात सब पे आती है, तो कोई भी आदमी अपनी मेहनत की कमाई आसानी से दे देगा? हाँ या ना, बोलो। नो नहीं सर। सर। नो सर। नहीं देगा। ठीक है। तो जो शासन होगा, या जो स्टेट पे अथॉरिटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो कैसा हो जाएगा, तानाशाही वाला, यानी डिक्टेटरशिप आ जाएगी तुरंत। भाई फोर्स ऑफ पावर, आप जबरदस्ती लोगों से उनके मकान खाली करवाओगे, या उनकी जो भी निजी संपत्ति है, कह रहे नहीं तुम कैसे यूज कर सकते हो यार फॉर्चूनर, तुम्हें तो मैं दूंगा सेंट्रो, और पूरे जितने लोग हैं सबको सेंट्रो दूंगा, जो पैदल चलता है, साइकिल चलता है, उसको भी सेंट्रो मिलेगी, और चाहे जो रेंज रोवर में चल रहा है उसको भी सेंट्रो मिलेगी। तो ये चीज ऐसे तो आदमी देगा नहीं। तो शासन या एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार को कैसा होना पड़ेगा, तानाशाही। और यहाँ पे जो शासन होगा वो कैसा होगा, लिखना मत, मैं सब लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ सुनो ध्यान से। लोकतांत्रिक, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी चलेगी अपनी मस्त आराम से। ठीक है। अब जब लोगों से प्रॉपर्टी एक्वायर करवाओगे, तो कैसे, प्यार से, पैसा प्लीज दे दो, अपनी गाड़ी बंगला, ऐसे दो, देगा कोई? देगा कि नहीं देगा इतने प्यार से? नहीं जो देगा। उसने मेहनत से कमाया नहीं नो देगा। सर। तो अगला इसका आउटकम क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा वॉयलेंस, हिंसा। और यहाँ तो ऑफ कोर्स नॉन वायलेंस, जरूरत ही नहीं है, सब कुछ फ्री है, आप करिए, इंडिपेंडेंट है, मतलब लिबर्टी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रही, अहिंसा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। यहाँ तक नो किसी को सर। कोई डाउट भाई? आगे नहीं बढ़े। सर। बिल्कुल बहुत यस। ध्यान यस से सर। सुनना, क्योंकि जब तुम ये 5 7 क्लास लगा लोगे, तुम्हारा इकोनॉमी का डर दूर हो जाएगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। अगर लेकिन बशर्ते कायदे से सुनना, सच में, मैं सच में कह रहा हूँ। चलो हिस्ट्री में तो मानता हूँ, बच्चों को कहानी लिखने का, इसमें कुछ नहीं लिखना, शिवानी और इतिशा खासकर, मैं अलग से भी डिक्टेट करूंगा। ठीक है। अभी सिर्फ समझो। तो एक, अब जैसे बात करते हैं चीन में चाइना में एक डिक्टेटर हुआ जिसका नाम था माओ जेडोंग, सुना है आपने नाम? नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, कौन था? माओ
जेडोंग डिक्टेटर था, तानाशाह। और कहा जाता है इसने 1949 के आसपास एक कम्युनिस्ट क्रांति करी। यही कम्युनिज्म ही हम पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिस्ट क्रांति करी कि ऐसे कैसे सब कुछ हम प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे। और कहा जाता है कि इसने 7 करोड़ लोगों को मरवाया था। कितने? ये पूरे विश्व इतिहास में सबसे किसी एक कॉज के लिए मारे गए लोगों की सबसे अधिक संख्या है, 7 करोड़। चीन में 1949 50s में माओ जेडोंग ने कितने लोगों को मरवाया? 7 करोड़ ने। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया? लगभग 66 से 76 तक। कब से कब तक? ये सब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी नहीं, सिर्फ अभी सिर्फ कहानी की तरह सुनो। ये बात है 1966 से 76 तक। एक इसने कल्चरल रेवोल्यूशन चलवाया। क्या चलवाया? कल्चरल, सांस्कृतिक क्रांति करवाई। सांस्कृतिक क्रांति। इसमें क्या करवाया होगा? डांस, नाटक, रंगारंग कार्यक्रम। जैसा सर इसका देश नाम की लग रहा है कल्चर। ऐसा ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ था बेटा, जैसा इसका नाम दिख रहा है आपको। ठीक है, कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। जितने भी इसके और विरोधी थे, इसको लगा कि अभी 7 करोड़ से पार नहीं पड़ी, जितने और विरोधी थे उनको भी मरवाया। ठीक है। इसी टाइम की बात है जो करंट अभी कौन है चाइना का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। सर जी जिनपिंग। शी सर री शी जिनपिंग। जिनपिंग। जी नहीं है, शी नाम है। ठीक है, इसको शी बोलते हैं। जैसे आपने मोबाइल आता है ना, इसको क्या बोलते हैं? शाओमी बोलते हो। तो ये जहां भी ये दिखे ना, इसको शी प्रोनाउंस करते हैं। शी जिनपिंग। शी जिनपिंग और शी जिनपिंग के फादर को, ये माओ, मतलब ये उस टाइम इसको सपोर्ट नहीं करते थे माओ को, तो इनको तड़ीपार करवा दिया था। मतलब शी जिनपिंग के बारे में कहा जाता है इसका पूरा बचपन ही बहुत डर में, बिल्कुल डर डर के गुजरा था। अलग अलग गांव में भागता रहता था ये। और वही रीजन है, जब ये गांव में भागता रहा तो इसने गांव के लोगों की व्यथा समझी। हालांकि बाद में खुद भी एज ए डिक्टेटर ही बना, और वही इसकी स्ट्रेंथ है। दूसरे नंबर पे आता है, हम बात करें जिसने मैक्सिमम ऐसे मास मर्डर करवाया। मास मर्डर बोलते हैं ऐसे, नरसंहार बड़ा। स्टेलिन। रशिया की बात है। ठीक है, 19 सेंचुरी की बात। इसके बारे में कहा जाता है इसने 2 करोड़ लोगों को मरवाया था, सिर्फ इसीलिए। ये कम्युनिज्म, ये सब कम्युनिज्म के फॉलोअर की बता रहा हूं मैं। शी जिनपिंग की तो 1949 की बात है, ये और पुरानी 1800 समथिंग की बात है। स्टेलिन ने 2 करोड़ लोगों को मरवाया। उसके बाद स्टेलिन का ही फॉलोअर रशिया में अगला आया था, लेनिन। कौन आया था? लेनिन। जिसके टाइम पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूस की क्रांति जब हुई थी। कब हुई थी? अजय पढ़ी नहीं अभी तुम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री किसी ने? कोई बात नहीं। 1917 के आसपास की 1917। बात है। हाँ, 1917 में हुई थी, है ना? तो उस टाइम इसने भी 1 करोड़ लोगों को मरवाया था। तो अगर आप इन तीनों का मिलके देखो, इसने कितनों को मरवाया भाई? 7 को। इसने 2 को, इसने 1 को। तो मतलब ये तीनों मिलके 10 करोड़ लोगों के, तो तीनों ही केबीसी के विजेता हो गए, है ना? मतलब अगर देखा जाए, हिटलर के बारे में कहा जाता है, हम लोग हिटलर को इतना कहते हैं, 40 लाख लोगों को मरवाया। 40 लाख रुपए में बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन अगर आप इनसे कंपेयर करें, ये अकेले 10 करोड़। अगर ये अभी तीनों ऊपर बैठ के कहीं तीनों एक टेबल पे बैठते होंगे, तो हिटलर को आसपास भी नहीं बिठाते होंगे कि हट तू लखपति है, तूने इतनों को नहीं मारा। तो ये बहुत मास मर्डर्स रहे हैं जो भी। ये किस क्यों बताया मैंने आपको? ये मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ना, वायलेंस। तो आप देख लो किस लेवल का वायलेंस हुआ है जिसने भी कम्युनिज्म को फॉलो किया है। क्योंकि आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ेगी। जब आप इक्वलिटी कब आएगी? आप इक्वलिटी का समर्थन कर रहे हो, तो पहले तो जिन्होंने मेहनत से प्रॉपर्टी कमाई है, अपनी निजी संपत्ति, उनकी आप संपत्ति एक्वायर करोगे, फिर सब में बांटोगे। लेकिन जब एक्वायर करोगे, कोई आदमी कैसे दे देगा? आज भी नॉर्मली अपना घर नहीं छूटता। आप दे सकते हो कोई अपना घर, ऐसे कैसे दे देगा? पूरा जीवन भर की किसी की जमा पूंजी होती है। तो ऐसे ही उन लोगों ने भी नहीं, तो इतने लोग इन लोगों ने इसमें मरवाए थे। तो एक इसका जो फैक्टर आता है वो है वॉयलेंस। जहां भी कम्युनिज्म होगा वहां वॉयलेंस होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला पॉइंट, ये नास्तिक होते हैं। नास्तिकवाद, अनीश्वरवाद लिख लो। मैं अभी लिखो नहीं, अनीश्वरवाद, अथीज्म। ईश्वर को नहीं मानेंगे। इन्होंने कम्युनिस्ट जो है, इन्होंने धर्म की तुलना किससे करी है? अफीम से। एक थिंकर हुआ है, आप पीएसआईआर वाले पढ़ते हैं, नॉर्मल भी आप भी पढ़ोगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स।
जर्मन थिंकर है, अर्ली 19th सेंचुरी में बॉर्न है। इसने बोला कि यार ये सब कुछ नहीं है, ये जो आप चीजें करवा रहे हो छोटे तबके को, ये मजदूर वर्ग पे ये लोग ज्यादा फोकस करते थे। इसकी दो किताबें हैं, मैं आगे नाम लिख पाऊंगा, एक है दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लिखवा दूंगा मैं भी बाद में, अभी मत लिखना। एक है कम्युनिस्ट सर ये मार्क्स मैनिफेस्टो। वाला। हाँ हाँ, वही मार्क्सवादी, यही तो इसी के नाम पे आया है। मैं कह रही थी कि ये मैंने पढ़ा था PSIR में, ऑप्शनल में। अच्छा, गुड गुड गुड। तो जो दास कैपिटल है ये इस बुक में बताता है। अच्छा, इस टाइम में देखो, मैं इसको बताऊं, कार्ल मार्क्स लगभग इसका 1818 के आसपास बॉर्न हुआ है ना। ये बाद में जब इसने देखा कि ये सब चीजें चल रही हैं, पहले भी जो थिंकर्स हैं रूसो वूसो ये सब कह के गए हैं, तो इसने क्या किया, ये बाहर निकलना शुरू किया। अच्छा, ये कुछ नहीं करता था, न कमाता था, क्योंकि इसका तो शुरू से ही बिलीव था कि सब समानता होनी चाहिए, समानता लोगों में मैं ही उजागर करूंगा। तो ये पहले फ्रांस गया। कहाँ गया? फ्रांस। अच्छा, फ्रांस में इधर 1789-99 के आसपास फ्रेंच रेवोल्यूशन होके चुका था, फ्रांस में क्रांति होके चुकी थी। तो ये लोग तो वैसे ही लड़ उड़ के पूरा अब मजे में थे। ये लोग इस टाइम कविताएं लिख रहे थे, पोएटिक मूड में थे। तो ये गया फ्रांस, कहाँ से? जर्मन से। बोला कि ऐसा ऐसा है, सब में समानता होनी चाहिए और ऐसे नहीं चलेगा। जो मजदूर वर्ग है, कैसे जो छोटे वर्ग है, वो तो अपना शोषण करवाते रहते हैं, और जो बड़े लोग हैं, जो ऊंची क्लास है, वो तो अपना मस्त आराम से एसी में बैठ रही है। तो फ्रांस के लोगों ने कहा हाँ देखो, ये बात तो अच्छी तुम कह रहे हो, वेरी गुड, बट एक काम करते हैं, हम इस पर अच्छी सी कविता लिखते हैं। अरे कविता लिखते हैं? अरे हाँ, हमारे तो क्रांति हो गई ब्रो, आप बताओ, हम कविता लिखते हैं। फ्रांस के लोग क्रांति के बाद से वैसे ही काफी सोफिस्टिकेटेड माने जाते हैं। आप नॉर्मली देखो, आज के टाइम में जो फैशन कैपिटल है फ्रांस में है, इटली में है, इटली में मिलान में है। बाकी परफ्यूम परफ्यूम इंडस्ट्री, मतलब थोड़ा ये उस तरफ है फ्रांस के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से इन लड़ाई लड़ाई में इनको ज्यादा वो नहीं रहा है। हालांकि वर्ल्ड वॉर टू में हम देखेंगे फिर से आते हैं। तो इन्होंने कहा हम कविता लिख देते हैं, तू जा, लेकिन हम ऐसे तो तेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसने कहा छोड़ो, निकलो यहाँ से। फिर ये आगे इंग्लैंड गया, ठीक है। इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड में इस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, वहां पे मजदूरों की हालत वैसे ही खराब थी। तो इसने क्या किया, अच्छा ये जो दास कैपिटल किताब है, इसमें इसने कैपिटलिज्म, जो ये हम इधर पढ़ रहे हैं ये वाला, अरे माइक बंद करो भाई, इसका ऑन रह गया। तुम लोग यही तो है, पढ़ते टाइम भी इधर उधर बातें करते हो, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आई चीजें। ध्यान से समझो। तो इंग्लैंड में इस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, है ना। अच्छा, जो दास कैपिटल बुक है, इसमें कार्ल मार्क्स ने बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं कैपिटलिज्म की, और जो भी मटेरियलिज्म होता है, भौतिकवाद होता है, इसने कहा ये सब कुछ नहीं है, पोजेशन ऑफ थिंग्स नहीं होना चाहिए, लालच किसी चीज का नहीं होना चाहिए। एक इंसान की बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान, उसके ऊपर क्यों जाना, उसके ऊपर सब लालच है, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर ये गया वहां पे, तो इसने बेसिकली वहां देखा, जब ये इंग्लैंड गया तो इसने क्लास बताई दो। क्या बताई? क्लास। इंग्लैंड में जाने के बाद, इंग्लैंड में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम, इसने यहां देखा, इसने पहली बात तो दो चीजों को क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज्ड। एक तो कैपिटलिज्म, कह रहे नहीं ये पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, ये आप फैक्ट्री फैक्ट्री लगा रहे हो, फोर्ड हेनरी गाड़ियां बना रहा है, और जो मजदूर वर्ग है वो दबा कुचला मर रहा है, 14-14 16-16 घंटे इनसे काम करवाते हैं। तो इसने एक तो कैपिटलिज्म को, सॉरी कैपिटलाइज लिख दिया, कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया। दूसरा इसने क्रिटिसाइज किया धर्म को, रिलीजन को। बोला ना, ये सब धर्म के नाम पे आप करवा रहे हो इनसे, ये चीज बिल्कुल गलत है। और इसने बेसिकली वहां पे दो क्लासेस बताई, कह रहे ये दो ही क्लास है। एक तो मजदूर, जिसको बोलते हैं, शायद नाम सुना होगा, प्रोलिटेरिएट, हिंदी में बोलते हैं सर्वहारा, जो सब कुछ हार चुका है, यानी मजदूर वर्ग, ठीक है। दूसरा पूंजीपति, यानी जिसको हम एक टर्म यूज होता है बूर्जुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बूर्जुआ। इसकी स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलते हैं इसको बूर्जुआ है, ठीक है, ये होती है। हाँ, ये कौन है? ये है पूंजीपति, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज लगा ली। ये तो है शोषक, ये शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं।
और ये जो वर्ग है ये है शोषित, इसका शोषण हो रहा है। तो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना, सारे दुनिया के मजदूर एक समान है, इसलिए तुम सब एक होकर एक क्लास स्ट्रगल करो। क्या करो, ध्यान से सुनना, तुम सब जितने भी मजदूर हो, तुम और भी जो देश है, सारे मजदूर मिलके एक क्लास स्ट्रगल करो, यानी वर्ग संघर्ष। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अपना मस्त प्रोडक्शन कर करके अरबपति बने पड़े हैं और तुम वहीं के वहीं। जब ये बात कैपिटलिज्म ने सुनी, जो कैपिटलिस्ट इस थिंकिंग को फॉलो करते हैं, कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को, उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है, सिर्फ शोषण नहीं है। हाँ, हम मान सकते हैं इंग्लैंड में हो रहा होगा, लेकिन और भी दुनिया में जगह है जहाँ सिर्फ शोषण नहीं, सहयोग भी होता है। तो कैपिटलिज्म वालों ने जो बात करी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान सकते हैं कि एक वर्ग संघर्ष तो है, क्लास स्ट्रगल में एग्जिस्ट, लेकिन ये आप एक ही तरफ की बात कर रहे हो, सिर्फ ये तो नहीं हो सकता, वरना चली क्यों रही इंडस्ट्री, कब की बंद हो गई होती। इन्होंने कहा साथ में क्लास कोऑपरेशन भी है, यानी वर्ग सहयोग भी है। ऐसा नहीं है यार, लेबर लॉज भी बने, सब है, उनकी पूरी बात सुनी जाती है, उनके घर वालों का भी ध्यान रखा जाता है। तो जो कम्युनिस्ट है, ये किसी भी चीज की व्याख्या एक ही चश्मे से करते हैं, ठीक है, और जबकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो एक आप कंप्लीट नहीं है, आप सिर्फ कह रहे हो कि इतना, ये तो सिर्फ क्लास स्ट्रगल है, इन लोग का शोषण ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा ना, सिर्फ शोषण नहीं होता, एक कोऑपरेशन की भी भावना होती है। किसने कहा, कैपिटलिस्ट वालों ने। ठीक है, फिर मैंने एक चीज बताई थी, इन्होंने क्या बोला, कौन, जो ये है आपके कम्युनिज्म, इन्होंने बोला जो धर्म है, जो रिलीजन है, ये ओपियम है, अफीम। अफीम जानते हो यस यस सर। सर। क्या होता है अफीम, यस क्या होता है, नशा होता है, इससे सर किया है किसी ने? नशे। सर गांजा ड्रग्स होता होता है है एक जैसे। तरीके का। तो क्या होता है इससे, नशे से गांजा सर क्या सर होता नशा है? होता नशा है। होता है, अरे नशे से होता क्या है, डोपामिन किसी ने किया है तो बताओ यार। जिंदगी बर्बाद डोपामिन हो जाती है, इंसान मर जाता है, पागल हो जाता है, सब हो सर जाता है। जब वो अरे एक सेकंड, सर ये तो दवाइयों में भी आप, इस्तेमाल होता है ये। हाँ होता है दवाइयों में भी, ये तो आप अपने चश्मा पहन के बोल रहे हो, जो आपने देखा है। किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो बताओ, खुल के बात करो। नहीं सर, एक्सपीरियंस तो सर नहीं किया, लेकिन जो इंसान डोपामिन नशा होता करता है है ना, रिलीज। हाँ, हाँ, उसको है ना ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो वो चाहता है होना। मतलब एक ऐसी दुनिया उसे अच्छा दिखने लगती है जो उसे दूसरी दुनिया से सर अलग खुश हेलुसिनेशन हो रखती है। जाता है इसके अच्छा, बाद तो में। लेकिन उसमें नहीं, मैं ज्यादा बताऊं खुश सर, सुनिए रहता एक है। सेकंड, कई लोग नशे में आके दुखी भी हो जाते हैं, एकदम देवदास बन जाते हैं, वो तो दूसरी दुनिया नहीं वो चले सर गए। फिर वो अलग चीज है, वो उनके वो है कि उनका माइंड उस चीज को सोच रहा है, लेकिन मैं बहुत बताता सारे हूँ, बता, 80। हाँ हाँ, ठीक है, यू आर नियर टू दैट। तो देखो सर मैं हुआ बताऊं। क्या। सर न्यूरॉन्स हाँ का बोलो रोहित, इम्पैक्ट होता है हाँ इसका रोहित का नेगेटिवली। सुनूंगा आंसर मैं, रोहित को बताऊंगा। हाँ रोहित बताओ, क्या होता है तो नशे पहले तो में? सर सर ये कोई हम्म। अच्छी मतलब अच्छी चीज भी है सर, कोई अरे बेकार चीज अच्छी है। बुरी की बात ही नहीं कर रहा मैं, अच्छी बुरी उसकी नहीं कर रहा, होता क्या है, उसका जैसे सिम्टम अपना क्या है, कोई अगर नशा करता है तो क्या होता है? टेंशन होता है दूर। क्या होता है? टेंशन दूर होता है सर इससे। टेंशन डिप्रेशन, दूर होता है, एंजाइटी। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, पॉइंट वैलिड, इतिशा का पॉइंट भी वैलिड है, दूसरी दुनिया वाला रोहित का भी वैलिड है, ठीक है। अच्छी बुरी की बात यार, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, लिमिट में करो तो सब अच्छा है, अनलिमिटेड करो तो सब बुरा है, ठीक है। अब कोई बोलता है ड्रिंक करना बुरा है, बिल्कुल बुरा है। भारत जैसे देश में गर्मी में दोपहरिया के 2 बजे आप दारू पी के और पड़े हैं नालियों में तो बेकार है। लेकिन यही आप साइबेरिया में हैं, आप ऐसे देशों में हैं जहां पे ठंड इतनी भयंकर है, तो वहां तो वो खुद डॉक्टर सजेस्ट करता है रम पियो। रम का नाम सुना है? रम की फुल फॉर्म ही ये होती है, रूटीन अंडर मेडिसिन फॉर 30 डेज। रम, रूटीन अंडर मेडिसिन फॉर 30 डेज, डॉक्टर कहता है, क्योंकि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो सियाचिन में हमारे जवान भाई है, उनको बोला जाता है कि आप छोटा छोटा, छोटे छोटे पैग। तो कोई भी चीज गलत सही, ये देश काल समय परिस्थिति पे डिपेंड करते हैं, वेग होके कभी आंसर नहीं देना है ना। चलो वापस आओ। तो लोगों ने कहा कि यार अगर इतने सालों से शोषण हो रहा है, तो ये मजदूर क्यों सहते, है ना, मजदूर शोषण क्यों सहते, ये बताओ। जो कार्ल मार्क्स जी आप कह के गए हो, हम तो नहीं मानते, तब कार्ल मार्क्स ने कहा पता है क्यों सह रहे हो, क्योंकि तुम्हें अफीम दी जा रही है, और अफीम से हो रहा है नशा। और नशे में क्या होता है, व्यक्ति इस दुनिया के सारे दुख दर्द भूल के एक दूसरी दुनिया में चला जाता है।
तो तुम लोगों को धर्म नाम का अफीम दिया जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है तुम मेहनत करो, ईश्वर के लिए मेहनत करो, और सब कुछ ईश्वर को समर्पित है, तो इनसे बचा जाए। रिलीजन इज ओपियम टू मासेस, ये किसका स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स का, कि धर्म नाम का अफीम तुम लोग को दिया गया है, इससे तुम दुनिया को भूल जाते हो, और जब तुम इस दुनिया के बारे में सोचोगे नहीं तो तुम क्या क्रांति करोगे? तो धर्म वर्म कुछ नहीं हो। अच्छा, पूंजीवादियों का भी इस पे कहना है, पूंजीवाद कह रहे नहीं नहीं, फिर देखो यार आप वही वन साइडेड बात कर रहे हो, कह रहे दिस इज वन साइडेड, जो ये है ये वन साइडेड है। कह रहे आप एक ही चश्मा पहन के बोल रहे हो, पूरी बात ये नहीं है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय, पर ठीक है आप कह रहे हो धर्म नहीं होता, भगवान नहीं होता, आप इन्होंने बोला कि ठीक है अगर भगवान होता है तो प्रूफ करके बताओ, अगर होता है तुमने देखा है भगवान, प्रूफ करके बताओ। तो कह रहा ठीक है नहीं देखा, तुम प्रूफ कर सकते हो कि नहीं होता है। भाई किसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक तो फैक्टर आपको पूरी पूरी तरह से क्लियर वो करना पड़ेगा, या तो होता है या नहीं होता है। जब आपने देखा ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो नहीं होता है? तो धर्म के अंदर हम मानते हैं पाखंड है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि सिर्फ पाखंड ही हो। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज तुम लोग को और बताता हूँ, बड़ी अच्छी ध्यान आई। जैसे इंग्लिश में जो हम रिलीजन लिखते हैं ना, एग्जैक्ट धर्म वो चीज हिंदी में नहीं है, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। हम लिख देते हैं इन जनरल चीजें बहुत लिखते हैं हम। धर्म धर्म बनाए धा उससे उपसर्ग से, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे हिंदी में, या धा से बनाए, इसका मतलब होता है धारण करने वाला, जो उस चीज को सस्टेन करे। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है धर्म, ठीक है। तो धर्म की जरूरत तो पड़ ही जाती है, कोई भी इंसान है थका हारा तो नहीं, मतलब अकेला बिल्कुल असहाय, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, टूट चुका है, तो अंत में उसको निराशा में आशा का जो संचार होता है उसी को ईश्वर कहा जाता है। जब कोई नहीं है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो आप धर्म को ऐसे अलग नहीं कर सकते, ये सबकी अपनी पर्सनल वो है लिबर्टी, वो अपनी आस्था का मामला है, वो माने ना माने। आप आउटराइटली नहीं कह सकते कि धर्म अफीम है और धर्म नशा है, धर्म होना ही नहीं चाहिए, एकदम नास्तिक आप नहीं हो सकते, ये अपनी पर्सनल लिबर्टी है। तो यहाँ पे धर्म को नास्तिक, मैंने बताया था नास्तिक माना गया है, और ये कहते हैं ये अपनी पर्सनल उसकी आस्था है, वो माने ना माने आप किसी को इसमें वो नहीं कर सकते। अच्छा दूसरी चीज, कम्युनिज्म के जो हम देखेंगे आगे जाके डिफीट होने का एक मेन रीजन है, वो रिलीजन को ना मानना ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके बिना नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति, रिलीजन इसको धर्म कहते हैं, इसके बिना नहीं रह सकता। रीजन क्या है? कोई आपने दूसरा सिस्टम नहीं दिया। कम्युनिज्म वाले एक पक्षीय आलोचना कर रहे हैं, वन साइडेड क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, एक पक्षीय आलोचना। आपने कह दिया हाँ, भगवान को मानो, ये होता है बुरा होता है, अरे तो आपको दूसरा सिस्टम तो दो भाई। जैसे हमने आपने एंशियंट में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ेंगे, पोस्ट वैदिक पीरियड में हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आए कि भाई हिंदुइज्म में या वैदिक रिलीजन में, वैदिक रिलीजन ज्यादा अच्छा टर्म होगा, हिंदुइज्म में वैदिक रिलीजन में, कि ज्यादा ही कर्म कांड पे ज्यादा वो देने लगे, बलि पे चढ़ने लगा, और जो भाषा थी संस्कृत थी जो आम लोगों की नहीं थी, तो इसलिए वहां से जन्म हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का। इसका हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो आपने एक दूसरा सिस्टम दिया ना लोगों को, लोगों ने फॉलो किया। यहाँ आप मना तो कर दे रहे हो, धर्म अफीम है, बेकार है, ये है, फलाना है, तो उसका दूसरा सिस्टम तो दो, वो नहीं दिया। तो ये एक मेन रीजन है कम्युनिज्म के डिफीट होने का। तो खासकर जैसे कुछ संस्कार है, जैसे मान लो एक है अंतिम संस्कार, ठीक है, इसका कोई दूसरा सिस्टम है? कोई इंसान कितना ही बड़ा अथीस्ट हो, कितना ही बड़ा ना मानने वाला हो, लेकिन तंग, अब वो ऐसा तो करेगा नहीं। मान लो कोई इंसान है कम्युनिज्म को कट्टरता से फॉलो कर रहा है और कह रहा है मैं पूरी तरीके से नास्तिक हूँ, कह रहे ठीक है, कह रहे मतलब तुम्हारे परिवार में अगर किसी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तुम क्या करोगे? तुम उसका एक हाथ काट के फेंकोगे इधर, दूसरा इधर, कुछ कुत्तों को खिला दोगे, ऐसा करोगे? तो उसके पास जवाब नहीं था, नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, ये तो आप देख लो, इनकी डेथ जो किया जाता है वो कर लो। यानी जो किया जाता है, यानी एक सेट पैटर्न है अकॉर्डिंग टू ईच रिलीजन। हिंदुइज्म में कुछ किया जाता है, इस्लाम में कुछ किया जाता है, क्रिश्चियनिटी में कुछ किया जाता है, तो वो तो फॉलो होगा। तो इस जगह आके ये कम्युनिज्म वाले चुप हो जाते हैं, कोई इनके पास है नहीं, क्योंकि दूसरा सिस्टम आपने नहीं दिया। आलोचना आपने कर दी, आप ये भी तो बताओ उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या करें उस डेड बॉडी का?
तो वो कहते नहीं कि जैसा आप करते हो वो करो, यहाँ चुप है। दूसरा, यहाँ पे इसमें जो आपका ये है क्या पढ़ रहे थे इधर, कम्युनिज्म, साम्यवाद, यहाँ पे कर्तव्यों को महत्व दिया गया है कि सबकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज। और यहाँ जो दिया गया है वो राइट्स पे, अधिकारों को महत्व दिया गया है कि नहीं यार, हर किसी का अपना एक अधिकार है और हर किसी को अधिकार मिलना ही चाहिए, किसी को आप अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। और इसमें कह रहे हैं, इसमें राइट्स हो जाएगा, अभी लिखवाऊंगा। और इसमें कह रहे हैं नहीं, सबकी अपनी ड्यूटी है, समानता लानी है, ये करना है, मतलब सिर्फ वो बातें जो आज के टाइम में आप कहोगे यार ये तो फिलोसफिकल बातें हैं, है ना। दूसरी चीज वही जो मैंने बताया कि बेसिक नीड सबकी समान है, रोटी कपड़ा मकान, इसके ऊपर जो भी वो है लालच। तो जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अगला पॉइंट आ जाएगा, बताऊं अभी लिखवाऊंगा। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, संसाधनों का जो आप बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे, चाहे कोई हो। और ये कह रहा है कि नहीं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेरिट, योग्यता के अनुसार। यार तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आईएएस बन रहे हो तो तुम उतना कमाओगे। ऐसा थोड़ी होगा तुम आईएएस बन के तुम्हारी तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए, तुम कहेंगे नहीं तुम्हें तो दिहाड़ी के हिसाब से जो बनता है मिनिमम वेज उतना मिलेगा, 400 रुपये लो लेके चले जाओ। ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो इन्होंने कहा जो भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरिट पे होगा, योग्यता के अनुसार। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर, डाउट तो नहीं है, लेकिन सर हम्म मतलब साम्यवाद, मतलब साम्यवाद जो अपनाया गया तो इतनी डेप्थ कैसे, मतलब इतना, क्योंकि ये साम्य हुआ था इसीलिए, मतलब रूसो इतनी आए, ये डेप्थ, आए, मतलब तक इतने क्या, लोगों को इतनी मार, डेप्थ तक क्या? मतलब सर मतलब 7 करोड़ को वो मार रहे हैं, 2 करोड़ को हाँ मतलब। हाँ, अरे तो और क्या, 7 या 10 करोड़ ज्यादा ही। हम्म। वो तो उसका है ही ना प्रिंसिपल, आपको तानाशाही के लिए वायलेंस करना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इन्फ्लुएंस हो गया ना उस पर्टिकुलर से। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? सर, एक्सक्यूज मी जी सर। हाँ सर, अगर हम एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेट करते हैं जिसमें कि हाँ इक्वालिटी आ गई है, ठीक है, चलो लोगों हाँ ने भी बोल हाँ दिया कि ठीक है इक्वालिटी ले आओ। तो मानिए हाँ एक टाइम ऐसा आया, हमने सबको इक्वालिटी दे दी कि सबके पास एक घर है, एक कार है, सबके पास इतने पैसे हैं। लेकिन मानिए हाँ कोई ऐसा है, मनी माइंडेड इंसान है, उसके पास, अब वो उसी पैसे से उस पैसे को बढ़ा लेता है, 2 लाख थे हाँ, उसके तो बाद, दो लाख से तुरंत उसने तुरंत 6 लाख वायलेंस कर आ लिए। जाएगा। जो सरकार है, डिक्टेटर है, वो उस पर एकदम नियंत्रण करेगी, कैसे बढ़ा रहा है तू, उसको या तो एग्जीक्यूट करवा देंगे। नॉर्थ कोरिया में और इधर ये सब क्या हो रहा है, यही तो। तो क्या सर इससे फिर इकोनॉमी डेवलपमेंट रुके, मतलब फिर तो रुक जाएगा ना? बिल्कुल, अभी मैं बताऊंगा भैया, पहले इधर ये वाला अपना डाउट अभी रोक के रखना, मतलब रोक के मतलब मैं सुन लिया है क्या डाउट है, ये अपने आप आपको भी आंसर मिल जाएगा। ऑफ ओके कोर्स ओके रुक सर। जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ तक बाकी सब समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। नो डाउट नो सर। सर, लिखो, अनक्लियर। लिखो, अब लिखना शुरू करो। लिखो, अर्थव्यवस्था के दो मुख्य मॉडल हैं। देयर आर टू मेन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर टू मेन मॉडल्स ऑफ या चीफ मॉडल, मेन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के दो मुख्य मॉडल हैं। ऐसे ही बना लेना, एक तरफ लिख लेना कम्युनिज्म, एक तरफ कैपिटलिज्म, एक तरफ साम्यवाद, एक तरफ पूंजीवाद। पहला पॉइंट लिखो, सिर्फ मतलब पॉइंट इसमें मैं कोई तुमको वैसे हिस्ट्री की तरह डिक्टेट नहीं करूंगा, सिर्फ समझने, क्योंकि ये समझने वाले सब्जेक्ट है जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, पहला लिखो, इस तरफ कम्युनिज्म में लिखो, सपोर्ट्स इक्वेलिटी, समानता के समर्थक। सपोर्ट्स इक्वेलिटी, समानता के समर्थक। सपोर्ट्स इक्वेलिटी, समानता के समर्थक। दूसरा लिखो, मैंने दूसरी तरफ लिखो कैपिटलिज्म में, सपोर्ट्स लिबर्टी, स्वतंत्रता के समर्थक। सपोर्ट्स लिबर्टी, ये बहुत ध्यान रखना, उल्टा मत लिख लेना। लेफ्ट में कम्युनिज्म लिखवा रहा हूं मैं और इधर राइट में कैपिटलिज्म। सपोर्ट्स इक्वालिटी, समानता के समर्थक, और कैपिटलिज्म में सपोर्ट्स लिबर्टी, स्वतंत्रता के समर्थक। दूसरा लिखो इधर कम्युनिज्म में, साम्यवाद में, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, निजी संपत्ति को मान्यता नहीं है, निजी संपत्ति को मान्यता नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड।
और दूसरी तरफ लिख लो निजी संपत्ति को मान्यता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड, कैपिटलिज्म में लिख लेना। अब वापस आ जाओ कम्युनिज्म में, तीसरा लिखो, बाजार पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण, बाजार पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण कम्युनिज्म में, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मार्केट, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मार्केट, बाजार पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण, कैपिटलिज्म में लिख लो तीसरा, फ्री मार्केट मुक्त बाजार, फ्री मार्केट मुक्त बाजार, चौथा लिख लो पॉइंट, तानाशाही डिक्टेटरशिप, तानाशाही डिक्टेटरशिप, और कैपिटलिज्म में क्या जाएगा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। अगला लिखो पांचवा, इधर लिख लो कम्युनिज्म में वायलेंस हिंसा, और कैपिटलिज्म में क्या जाएगा, नॉन वायलेंस अहिंसा, कम्युनिज्म में वायलेंस हिंसा और उधर नॉन वायलेंस अहिंसा। अगला लिखो छठा, और क्या बताया तो मैंने, लिखो कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, कम्युनिज्म में वर्ग संघर्ष की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष की अवधारणा, कम्युनिज्म में साम्यवाद में वर्ग संघर्ष की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, उधर लिख लो छठा, कैपिटलिज्म में वर्ग वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग, वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग, क्लास कोऑपरेशन अलोंग विद क्लास स्ट्रगल, मतलब वहां भी क्लास स्ट्रगल है, वो तो होगा यार, आदमी अब देखो, अब किसान है बैठे हैं अपनी मांगे रख रहे हैं, तो ये तो चलता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, सहयोग से भी काम होता है, वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग, क्लास कोऑपरेशन अलोंग विद क्लास स्ट्रगल, लिख लिया। यस सर। ये सातवां पॉइंट लिखो, इधर आओ, क्या बताया था मैंने अगला, अथीज्म, एथीज्म, अनीश्वरवाद, एथीज्म, एथीज्म अनीश्वरवाद, इसी में नीचे लिखो, इसी इसी में इधर किधर कम्युनिज्म में, इसी में अनीश्वरवाद के नीचे लिखो, धर्म की तुलना अफीम से, रिलीजन इज कंपेयर्ड टू ओपियम, अफीम को ओपियम बोलते हैं, यूपी में कहाँ होती है अफीम की खेती, कौन बताएगा, इधर बाराबांकी साइड, तो भी एक बार 2008-9 का ऐसा अमिताभ बच्चन की कुछ जमीन का यहाँ पे पंगा चल रहा था इसी को लेके, ठीक है, क्या लिखा सातवां, अथीज्म अनीश्वरवाद, धर्म की तुलना में, धर्म की तुलना अफीम से, रिलीजन इज कंपेयर टू ओपियम, उधर लिखो सातवां, धर्म एक व्यक्तिगत आस्था, धर्म एक व्यक्तिगत आस्था, रिलीजन इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ, बिलीफ स्पेलिंग देख लेना, रिलीजन इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ। इधर आ जाओ आठवां पॉइंट कम्युनिज्म में साम्यवाद में, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, संसाधनों का वितरण आवश्यकता अनुसार, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, संसाधनों का वितरण आवश्यकता अनुसार, उधर लिखो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन मेरिट, संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर, कम्युनिज्म में साम्यवाद में क्या लिखना है, संसाधनों का वितरण आवश्यकता अनुसार, भाई जिसको जितनी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर सब क्या है, लालच, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, और उधर क्या लिखोगे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन मेरिट, संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर। नाइन्थ नवा लिखो इधर कम्युनिज्म में, कर्तव्यों पर अधिक बल, मोर एम्फेसिस ड्यूटीज, मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज, और उधर लिख लो अधिकारों पर अधिक बल, मोर एम्फेसिस ऑन राइट्स, लिख लिया। 10वां पॉइंट लिखो इसमें, मेन थिंकर, मुख्य विचारक कौन है, क्या नाम बताया था मैंने, कार्ल
मार्क्स। इसकी दो किताबों के नाम लिख लो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, पता ही है। एक है दास कैपिटल और दूसरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सर ये जो दास है ये वही हिंदी ओरिजिन वाला दास, स्लेव? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। इसमें मैंने बताया ना इसमें क्या है। इसमें सारे मजदूरों की व्यथा लिखी है इसने। जब ये इंग्लैंड गया था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उसने कैपिटलिज्म के बारे में धज्जियां उड़ाई हैं, मटेरियलिज्म इसके ऊपर लालच, ये सब लिखा है। और इसमें क्या लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में? इसमें इसने लिखा है कैसे आगे काम करना है। काम मतलब क्रांति कैसे करनी है, बाद में जब क्रांति करके जो अगली शासन व्यवस्था होगी वो कैसी होगी। भैया वो तो डिक्टेटरशिप वाली होगी, तानाशाही, ठीक है, तानाशाही चलेगी, लेकिन तानाशाही जब खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, तब एक नई सोसाइटी आएगी। ये सब चीजें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसने लिखी है। ठीक है, इधर लिख लो। मेन थिंकर, मुख्य विचारक कौन है इधर? जेम्स स्मिथ, एडम स्मिथ, सॉरी, एडम स्मिथ। ये कार्ल मार्क्स जर्मन था, जर्मन थिंकर, और ये स्कॉटिश था। एडम स्मिथ की जो बुक है उसका नाम लिख लो, द वेल्थ ऑफ नेशंस। तुम कह रहे हो सर आप सही हो सर, कैसे भी करके हिस्ट्री की तरह इसमें भी किताबें ले ही आए आप। पूछ सकता है, अब पता भी होनी चाहिए, पूछे ना भी। कल को आप नॉर्मल मेंस में लिख रहे हो तो आप कुछ भी लिख दो, भाई इसने कैपिटलिज्म के बारे में लिखा है, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेल्थ ऑफ नेशंस ऑफ एडम स्मिथ। तुमने किताब नहीं भी पढ़ी लेकिन इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ यार इसको पता तो है। ठीक है। हुआ क्या, सबसे पहले 1917 में जो कम्युनिज्म की क्रांति आई और फॉलो करने लगे वो रशिया ने किया, जिसको हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में बोल्शेविक रेवोल्यूशन, है ना। जबकि आप देखो रूस औद्योगिक औद्योगिक रूप से इतना विकसित नहीं था। भाई आप अमेरिका की बात करो, 1770 में हो गया, या यूरोप की अभी हम बात करते हैं, अमेरिका की नहीं करते हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ गई, अमेरिका को भी ले लो क्योंकि 1917 की बात हो रही है, खूब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो यहाँ तो समझ में आता है कि यार मजदूरों का शोषण हो रहा है। रशिया में किस बात का शोषण हो रहा है मजदूरों का, लेकिन वो पता नहीं। और जबकि ये तो जर्मन था, लेकिन इसकी विचारधारा इतनी प्रचलित हो गई, छोटी मोटी दो चार जो इंडस्ट्री थी उसकी वजह से भयंकर क्रांति आई। आखिरी राजा निकोलस थ्री रशिया का, जब उसे मार दिया तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद वहां पे कम्युनिस्ट बन गए। ठीक है। अच्छा, जो ये मार्क्स है इसके भी पेलर्स रहे हैं, खास करके दो, जैसा मैंने आपको पहले बताया। एक तो इसने दो फेलर्स रहे हैं मार्क्स के। ठीक है। क्या? पहला तो ये, इसने नो अल्टरनेटिव फॉर रिलीजन। भाई तुमने धर्म का दूसरा तो बताओ, अगर धर्म में बुराई है तो उसके बाद क्या? जैसे मैंने बताया पोस्ट मैट्रिक में अपने क्या हो गया, तो बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया, जीविका आ गया, उसमें भी ब्रांच बन गई, हीन यान महायान वज्रयान, है ना। इसने कोई अल्टरनेटिव ही नहीं दिया। दूसरा, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का क्या इलाज करोगे? नेशनलिज्म का आप क्या इलाज करेंगे? आप कोई कितना भी कैसा हो, देश को तो छोड़ के वो नहीं जा सकता ना। आप कह रहे हो अपनी अलग दुनिया बसाएंगे और ये करेंगे वो। आप नॉर्मली भी देखो, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ है, इंडिया में जो भी कम्युनिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि ऐसा होना चाहिए या नहीं? अगर आपकी किसी देश से लड़ाई हो रही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली देखो, एक पुरानी वो महाभारत के टाइम की बात है, कौरवों की कहीं लड़ाई हो गई थी, कोई युद्ध में वो फंस गए थे। माता कुंती ने पांडवों से कहा कि पांडवों, भीम, युधिष्ठिर, तुम लोग जाओ और जाके अपने भाइयों की मदद करो। भीम शुरू से ही गुस्से, उन्होंने कहा अरे माता कैसी बात करती हो, इनकी इन इन लीचड़ों की मदद करूं मैं जाके, कौरवों की? आए दिन ये हमने परेशान करते रहते हैं, कभी कुछ हम पे छोड़ दिया, कभी पानी में डुबो दिया, कुछ कर दिया, इनको की मदद हम आज करें ना कल? कह रहे, कुंती ने कहा आप गलत कह रहे हैं भीम। जब आप आपस में लड़ते हैं तब तो वो है 100 कौरव और आप है 5 पांडव।
लेकिन जब कोई तीसरी लड़ाई हो रही है तो आप 105 हैं। कहने का मतलब ये है, जब आप आपस में लड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई तीसरा आ रहा है तो आपको एक होना ही चाहिए, और यही हमारे सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, जिसपे हम आज के टाइम टिके हुए। लेकिन मैं तब भी कई लोगों को देखता हूँ, सपोज करो चाइना में इधर कुछ हो गई एक्टिविटी, पाकिस्तान में यहाँ तालियां बजा रहे हैं, बढ़िया हुआ चाइना ने कर दिया, अरे बोंगलो। ठीक है, तुम्हें कोई पार्टी नहीं पसंद हो सकता है, आपको एक पार्टी से गिले शिकवे हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं पसंद, प्रधानमंत्री नहीं पसंद, लेकिन जब वॉर की सिचुएशन आती है तो सबसे ऊपर देश होता है ना। तो उस समय ये सब छोड़ के, यही हमारे पीछे के सिखा, क्योंकि लोगों ने कहानियां पढ़नी छोड़ दी हैं, ये सब चीजें, अपना जो अध्यात्म है उसको छोड़ दिया है, अपना जो पुराना इतिहास है उसको पढ़ना छोड़ दिया है, तो इन चीज से इतर हो जाते हैं। लेकिन ये चीज गलत है। हाँ, वॉर हो जाए, आपको पूरी आजादी है, आप सरकार को बोलिए सरकार निकम्मी है, आप उसके खिलाफ आर्टिकल छापिए, पूरा हक है सरकार से जवाबदेही मांग का। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब कोई तीसरा आता है, आप नॉर्मल भी तो देखो, गांव में अगर लड़ाई हो जाए दो भाइयों में तो तीसरा जल्दी आता नहीं है, वो कहता है अरे यार लड़ने देने, अगर हम कुछ कहेंगे कल को ये एक होके हमें और कूट देंगे। तो वही चीज यहाँ पे है। तो जो ये नेशनलिज्म की भावना है, इसका कोई इन्होंने दूसरा वो नहीं दिया, तो मार्क्स के विचार अपने आप में यहाँ फेल हो गए। ठीक है, लिखो उसके बाद। अभी ये टेबल खत्म हो गई, एक दो पॉइंट लिखवाने हैं फिर क्लास ओवर करेंगे। लिखो, 1917 में पहली साम्यवादी क्रांति रूस में हुई। 1917 में 1917 में पहली साम्यवादी क्रांति रूस में हुई। इन 1917 फर्स्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया। इन 1917 फर्स्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ, वही जो नाम बताया था मैंने, व्लादिमीर लेनिन। हिंदी वाले ऐसे देखना, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सन 1917 में पहली साम्यवादी क्रांति रूस में हुई। तो जब ये मर गया, इसके बाद अगला जो बना स्टालिन, नाम बताया था मैंने। अच्छा, 1923 तक आते आते ना क्या हुआ, इन्होंने आसपास के जो छोटे मोटे देश थे उनसे कहा यार तुम मिलो, और अब मिलके एक संघ बनाते हैं, जिसको कहा गया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। छोटे छोटे देश, सोवियत संघ जिसको कहते हैं। जैसे इंडियन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन के लिए उन्होंने वहां टर्म सोवियत यूज किया। फिर इन सब ने छोटे छोटे देश ये सब मिल गए, और फिर आगे चल के इन्होंने उधर देखा, उधर हिटलर का राइज हो रहा था। खैर इन लोगों ने मिल के 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हिटलर को भी हराया, मार गिराया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, जो भी ये दुनिया है, ये पूरे हमारी जो दुनिया है, ठीक है भाई, मुझे नक्शा नहीं आता विनय सर जैसा। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर आपका ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये हमारा इंडिया, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया। ये जो पूरी दुनिया है ये दो ध्रुवों में विभाजित हो गई, जिसे कहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। कब? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लिखना नहीं है, बस समझो, वर्ल्ड हिस्ट्री में सब बहुत डिटेल से कराएंगे और सब। बाईपोलर वर्ल्ड, द्विध्रुवीय देशों में बट गई। एक कौन? जो साम्यवादी सोच रखते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा। दूसरी पूंजीवादी विचारधारा, कैपिटलिज्म। और इसी टाइम पे हम देखेंगे एक कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर नाम सुना है? शीत युद्ध काल, वो भी शुरू हो गया। कोल्ड वॉर एरा का जो बेसिक रीजन था वो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो थे ही, कि भाई कोई कुछ देश कह रहे हैं जैसे अमेरिका हो गया और ये यूरोप वाले देश हो गए, ये तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो भैया कैपिटलिज्म। यूएसएसआर बाकी कई देशों के साथ मिलकर कह रहा है हम तो साम्यवादी बनेंगे। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है ही, वैचारिक मतभेद है ना। साथ में ये दो और भी गुट में बंटने लगे आपस में ही, जैसे जिसको हम कहते हैं ना, आपस में इनके हथियारों को लेकर रेस होने लगी। अब नाटो का नाम सुनते हैं, ये अटलांटिक ओशियन है, तो नॉर्थ अटलांटिक नाटो, इसमें यूएस ने बाकी के साथ मिलकर अपनी सेना को बढ़ाना शुरू किया। ऐसे ही रशिया ने एक वार्सो पैक्ट साइन किया था,
वो अलग है देश। तो इन्होंने अपने एक सैन्य गुट बनाने भी शुरू किए। तो कोल्ड वॉर एरा जो रहा है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का तो रहा ही है, साथ में मिलिट्री पावर को भी इन्होंने इंडिविजुअली बनाया है। जब इन्होंने देखा कि 1945 में अमेरिका ने जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर वेपन छोड़े, तो रशिया और यूएसआर, सॉरी रशिया वर्ड गलत किया गया, यूएसएसआर ने भी सोचा अब हम भी बनाएंगे। तो हुआ क्या, बेसिकली यूएसए में तो इस टाइम लगातार प्रोडक्शन हो रहा है। ध्यान से सुनना, बहुत, बस 10 मिनट की क्लास बची है, बहुत ध्यान से। जब ये सब चल रहा है, इतना समझ में आ गया, इधर यूएसए में लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो तो भाई अपना क्या है, कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा है। वो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मेरिट, जो जितना ज्यादा बनाएगा वो उतना कमाएगा। तो लोगों को लगा यार ये चीज सही है, तो इससे लोग होते चले गए मेहनती। अच्छा, ये हमारे मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वी आर इंसेंटिव लविंग पीपल, ठीक है। अगर हमें कुछ मिलेगा तो हम करेंगे, सीधी सी बात है। तुम लोग यहाँ क्यों पढ़ने आए हो, मुझे ये बताओ, बताओ भाई, जवाब दो, क्यों पढ़ने आए हो तुम लोग यहाँ, कौन सा ऐसा सर ज्ञान क्योंकि लेने हमें आए हो? नौकरी मिलेगी इसलिए हम पढ़ बस रहे यूपीएससी हैं। प्रिपरेशन के सीधी बात, लिए। बिल्कुल। कोई तुम्हारा शिक्षा के प्रति लगाव नहीं है, कोई तुम लोग ज्ञान प्रेमी इंसान नहीं हो, तुम लोग सिर्फ इंसेंटिव लविंग हो। और तुम्हारा इंसेंटिव क्या है, आईएएस या पीसीएस, ठीक है। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, इंसेंटिव लविंग है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हुए जा रहा है, और प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मेरिट, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ले जाए, उतना कमा ले, कोई हमारे समानता नहीं, हमारे लिबर्टी है, ठीक है। इधर साम्यवाद में क्या हो रहा है, जो लोग साम्यवादी लोग हैं, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर रहा है, उत्पादन कम होता जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना इतिशा, तुम्हारा वाला डाउट जो तुमने पूछा था, खैर आंसर दे दिया था, अब समझना ध्यान से, और भी बच्चों सब ध्यान से समझो। यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, रीजन समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो भाई, हाँ ना, मैं मैसेज वैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ। नो सर, सर नो ठीक सर, है। कोई डाउट चला नहीं। गया था और मेरा। जहां साम्यवादी है, जहां कम्युनिज्म है, वहां पे प्रोडक्शन घट रहा है। क्यों घट रहा है, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सपोज करो 3 लोग हैं, ए बी सी, अनाज उत्पादन करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं। ये बनाता है 12 बोरी, इसने 12 बोरी इसने पूरा कर दिया, ठीक है। ये 3 बोरी अनाज उत्पादन कर रहा है, और ये एकदम निखट्टू कह रहा मैं तो कुछ नहीं करूंगा, 0 बोरी, कुछ नहीं। ये इनका क्या है, प्रोडक्शन। बहुत ध्यान से समझना मैथमेटिकली। अब जहां पे कम्युनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है, कम्युनिज्म, वो क्या करेंगे भाई, बताओ टोटल कितना हुआ, 12 3 15, 15, चलो 5 भाई 5 15 का बांट दो, 5 5। 5 5। ए वाले ने बोला भाई साहब मैंने कौन से पाप किए, रात दिन मैंने मेहनत करके 12 बोरी लाया और आप 5 दे रहे हो। और इसने 3 बोरी की मेहनत करी, उसको 5। और ये जो सबसे बड़ा हरामखोर है, इसने कुछ नहीं किया, उसको भी 5। तो इसका मॉरल डाउन होगा। क्या होगा, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्शन होगा बेटा, तो इसके बच्चे, मम्मी पूछ रही है किससे बात कर रहे हो, बता दो क्लास चल रही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्शन होगा, इसका मॉरल डाउन हो गया, ये कह रहा है यार ये क्या बात होती है, मैं 12 बोरी की मेहनत करता हूँ, मिल 5 रही है। इसने, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। 3 लोग हैं, ए बी सी, ये 12 बोरी सामान बना रहा है, ये 3 बोरी, ये 0 बोरी। कम्युनिज्म में क्या हुआ, इक्वालिटी का प्रिंसिपल, 15 टोटल प्रोडक्शन हुआ, सबको 5 5 दे दिया। तो ए वाले का मॉरल हुआ डाउन। बी वाला बोला अपना तो ठीक है यार, 2 एक्स्ट्रा मिल गए, इस हरामखोर को तो वैसे ही 0 से 5 मिल रहे हैं, तो इसको तो क्या ही जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इसका मॉरल डाउन हुआ, इसने 9 ही बोरी सामान बनाया, अनाज पैदा किया। इसने कहा मैं तो ठीक है यार, 3 ही कर देता हूं।
ये तो पहले ही बेलकड़ा था, इस बार भी इसने कुछ नहीं किया। ठीक है, माइक बंद करो जिसका माइक ऑन है। तो कम्युनिज्म में क्या होगा, फिर आ जाओ, इसने कहा भाई कितना हुआ, 9 3 12, कितने कितने बांट दे, चार 4 चार 4 4। इसने कहा यार अजीब मजाक है यार, एक बार मैंने सह लिया, दूसरी बार कैसे सह लूं, ये दुख काहे नहीं खत्म हो रहा है मेरा। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्शन हो रहा है तो इसने कहा अब तो मैं 9 भी नहीं करने का, मैं 6 कर दूंगा। इसने कहा मेरा तो 3 ठीक ही है। इसने कहा मैं तो पैदाइशी, यू नो। अब कितना हो गया, 3 3 3। तीन थे। का पूरा ही यार गजब है। तो इसने क्या किया अगली बार, इसने कहा अब मैं 3 ही करूंगा, 3 0। कितना मिला, 2 2 2। तो आप खुद देखो प्रोडक्शन कम हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले चीज क्या प्रोड्यूस हो रही थी और अब क्या हो रही है। आंसर मिल गया आप लोग को कि कम्युनिज्म क्यों खराब है। कोई डाउट इसमें। इसने बोला, ए ने या ए जैसे जो और थे, उन्होंने कहा जब हमें मेहनत का इंसेंटिव मिल रही नहीं है तो हम क्यों करें। तो प्रोडक्शन ड्रास्टिकली नीचे आ गया। तो नो फोकस ऑन प्रोडक्शन, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस चल रहा है। प्रोडक्शन पे कोई नहीं देख रहा, प्रोडक्शन कम हो रहा है। वो इक्वलिटी को लेके चल रहा है, भैया देखो हमने सबको बराबर बांट दिया, सबको बराबर बांट दिया, जो मेहनत कर रहा है वो भी और जो बिल्कुल नीच है उसको भी, जो कुछ नहीं कर रहा है जीवन में। तो सर प्रोडक्शन इस, हाँ। सर एक मतलब कम्युनिज्म में हम्म। मैंने क्लास में भी मेरा उसमें भी डाउट था, कॉलेज अभी में भी। कुछ नहीं, मैंने क्या ये बोला, जो आज की सपोर्ट, क्लास में जो भी पढ़े, सुनो, पुराना सर सब सर कुछ सर भूल के पढ़ना इक्वालिटी है। को ही लेकर के है, इक्वालिटी को ही हाँ लेकर के है। पूछो जब पूछो। कम्युनिज्म सपोर्ट इक्वालिटी को करता है, तो सर जब हम्म। मेहनत एक बंदे ने किया और दूसरे ने तो मेहनत ही वही नहीं किया, तो तो वो इक्वल कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पे हुए। चल रहा है यही तो बताया, मेरा अगला पॉइंट नहीं सुना। कम्युनिज्म सिर्फ फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहा है, देयर इज नो फोकस ऑन प्रोडक्शन। तो फिर हम इसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये पूरा सपोर्ट इक्वालिटी को करता है। इक्वल एमएल यू आर, डिस्ट्रीब्यूशन। सर सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, एमएल तुम्हारा कैमरा ऑन है। मैंने, आप ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन नीड। वो कह रहा है तुम्हारा इतने में काम हो जाएगा, यही तुम्हारी नीड है। और वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन मेरिट है। इक्वालिटी तो एज अ होल कंसेप्ट है ही, यह बात रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की चल रही है। क्लियर हुई बात अहमद, आवाज आ रही है। यस सर हो गई, यस सर हो गई। हाँ, इक्वालिटी तो पूरा एक ब्लैंकेट टर्म है, यहाँ बात रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की हो रही है। तो ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना ज्यादा हावी है कि ये प्रोडक्शन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब जब प्रोडक्शन कम हुआ तो एक टाइम पे क्या होगा, जूते मारे जाएंगे, लठ मार मार के काम होगा, क्योंकि आदमी का मोटिवेशन तो है ही नहीं। तो उससे कहा जाएगा नहीं तू करेगा कैसे, नहीं तो ठोक ठोक के काम करवाया गया लोगों को। लेकिन भाई जब तक डंडा चल रहा है तब तक तो काम हो रहा है, अपनी मर्जी से तो कैसे कोई कर लेगा, है ना, क्योंकि कोई इसको इंसेंटिव तो मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा तो प्रोडक्शन यहाँ इंक्रीज हुआ, ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये टाइम कौन सा चल रहा है, कोल्ड वॉर एरा। तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी भी कोई उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब अब डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ये। वो कह रहे हैं ठीक है जो चल रहा है चल रहा है। ये वाला अभी भी परेशान किया यार, मैं तो मार खा खा के काम कर रहा हूँ, मुझे तुम 15 बोरी की जगह 6 बोरी दे रहे हो, या 7 जो भी दे रहे हो। इनका ध्यान किधर चला गया इस टाइम, हथियार बनाने में, वेपन्स, मेनली न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि 1945 में अमेरिका बना चुका है। तो अब आप खुद देखो, पहले ही प्रोडक्शन इनका कम हो रहा है, मरी सी हालत में प्रोडक्शन बढ़ा, और वो भी प्रोडक्शन आपने वेपन्स और इस इंडस्ट्री में लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन पे आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ऐसी इकोनॉमी में समानता आएगी या नहीं आएगी, समानता तो आ जाएगी। कम्युनिज्म जिन जिन देशों ने अपनाया समानता आई, सब भिखारी हो गए एकदम भूखे नंगे, सब कह रहे वाह तेरे पास भी फटा हुआ कंबल है, मेरे पास भी है। तो इस लेवल पे तो समानता आई। अच्छा, दूसरा, उसके बावजूद भी आप देखिए इन्होंने एक नया अफीम, एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया कि यार देखो कम्युनिज्म वाले जो देश है वो
कि तुम लोग कितनी मस्ती से रह रहे हो, टेंशन ही नहीं है। सोचो एक फटे हुए कंबल में भी तुम मस्त नींद से सो रहे हो, नेचुरल ताजी हवा मिल रही है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, खाने को तुम्हारे पास है नहीं, ऑलरेडी हर चौथे दिन तुम्हें व्रत रखना पड़ रहा है। इससे अच्छा कुछ डिटॉक्सिफिकेशन होगा? लोग उसमें ही राजी। वेस्ट में देखो लोग मर रहे हैं, भागम भाग सुबह से शाम, मेट्रो से ये, पैसे की उसमें, तुम्हें कोई जरूरत है? तुम तो मस्ती से जी रहे हो। तो ये एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया, ठीक है। उसके बाद 1991 में बाकी देशों को अकल आई, जो आज आप देखते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, रोमानिया, बेलारूस, ये इनको अकल आई कि अरे भाई ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, हम तुमसे हो रहे हैं अलग। तो 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो। लिखो अगला पॉइंट, लास्ट का लिखा था। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर मतलब प्रेजेंट डे में कोई ऐसा देश, मतलब और ऐसे देश कौन कौन से हैं जिनमें कम्युनिज्म फॉलो होता है और मतलब उनकी कोई नहीं, इकोनॉमी पूरी डाउन तरीके जा से रही कहीं है? नहीं होता, पूरी तरीके से कहीं नहीं होता। मैं बताऊंगा, रशिया अभी में कौन कौन बताऊंगा। सा है? लिखो, लिखो। आखिरी पॉइंट क्या लिखा था, अभी बताऊंगा बेटा। सब व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में पहली साम्यवादी क्रांति हुई, रूस ठीक में है, हुई थी। अगला लिखो, सीधे अगला पॉइंट लिखो, ये सब नहीं लिखने, कहानी बस याद रहे, ठीक ना रहे कोई नहीं। अगला लिखो, सन 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। इन 1991 यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड। हाँ, इन 1991 यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड। सोवियत यूनियन का सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। बाकियों ने बोला हम तो चल रहे हैं, रशिया तुम संभालो। फिर बाद में धीरे धीरे आर्थिक रूप से, अभी मैं इस चीज को और डिस्कस करूंगा, इसको पूंजीवाद को अपना लिया, लेकिन पॉलिटिकली वो अभी भी कम्युनिज्म ही फॉलो करता है। दूसरा बड़ा देश, ध्यान से सुनो, दूसरा जो बड़ा देश है जिसने फॉलो किया वो है आपका चीन, चाइना। लेकिन ये बड़ा होशियार है। माओ जेडोंग था, माओ के बाद यहाँ जो आगे आया बना डेंग शियोपिन। ये 1978 में इसने क्या करा, इसको पता चल गया कि यार ये कैसे भूखे नंगों की तरह घूम रहे हैं कम्युनिज्म वाले, इससे तो पड़ेगी नहीं पार। इसने 1978 में अपने देश में यूएसए की मदद से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, आर्थिक सुधार किए, और इसने कहा हम पूंजीवाद लाएंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे। यूएस और बाकी देश हमारे देश में आके इन्वेस्ट करो, हमारे घर का बच्चा, हमारे देश का बच्चा बच्चा इंडस्ट्री में लगेगा, माइक्रो इंडस्ट्री खोलो, ये खोलो। तो 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, लेकिन और कैपिटलिज्म को ले आए, लेकिन ओनली इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टिकोण से तो कैपिटलिज्म को लाए, लेकिन पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टिकोण से साम्यवाद ही रहा। कोई रिलीजन को नहीं मानेगा, जो मानेगा उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। आप नॉर्मली देखो, एक टॉपिक थोड़ा लीग से हटके हो जाएगा लेकिन समझने लायक है। इंडिया, सब लड़ रहे हैं आपस में धर्म के नाम पे। तुम कैसे कह सकते हो हम लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं पढ़ेंगे? तुम कैसे कह सकते हो कि हम कांवड़ यात्रा नहीं लेंगे, हमारे भोले बाबा हैं, हम डीजे भी बजाएंगे? ये इसी में घुसे पड़े हैं। वेस्ट ने क्या कहा, तुम्हें जो मन है मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, मेहनत करो और तुम्हारी मेहनत की रोटी कमाओ। चीन ने क्या कहा, टांगे तोड़ दूंगा, कोई रिलीजन नहीं माना जाएगा, कोई दाढ़ी नहीं रखेगा, कोई मूछ पे वट नहीं मारेगा, सीधे क्लीन शेव। हालांकि कुछ रख लेते हैं, वो एक अलग बात है। नो रिलीजन, कहने का मतलब है चीन कितना शातिर है, उसने 1978 में ही अपने दरवाजे खोले बाहर के लिए, इंपोर्ट किया और बना के एक्सपोर्ट करने लगा, और आज इतना बड़ा एक्सपोर्टर है आज के टाइम में। 1978 में ही उसने कर दिया। तो उसने कैपिटलिज्म को इकोनॉमिकली तो फॉलो किया, लेकिन पॉलिटिकली वो वही बना रहा कम्युनिज्म। रिलीजन रिलीजन कुछ नहीं आती, चाइना में कोई रिलीजन नहीं। लिखो अगला पॉइंट, डायरेक्ट लिखो। इन 1949 चाइना एडॉप्टेड कम्युनिज्म। सन 1949 में चीन ने
साम्यवाद अपनाया। 1949 में चीन ने साम्यवाद को अपनाया। इन 1949 चाइना एडॉप्टेड कम्युनिज्म। अगला लिखो। इन 1978 चाइना इंप्लीमेंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1978 में चीन ने आर्थिक सुधार लागू किए। चाहे तो उसमें लिख देना अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से, विद द ब्रैकेट में लिख लेना विद द हेल्प ऑफ यूएस से, ताकि आपको याद रहे। इन 1978 चाइना इंप्लीमेंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1978 में चीन ने आर्थिक सुधार लागू किए। एंड एडॉप्टेड कैपिटलिज्म इकोनॉमिकली। एंड एडॉप्टेड कैपिटलिज्म इकोनॉमिकली। एवं पूंजीवाद को आर्थिक दृष्टिकोण से अपनाया। एवं पूंजीवाद को आर्थिक दृष्टिकोण से अपनाया। एंड एडॉप्टेड कैपिटलिज्म इकोनॉमिकली। आगे लिखो इसी में, बट चाइना इज स्टिल अ कम्युनिस्ट कंट्री पॉलिटिकली। बट चाइना स्टिल इज अ कम्युनिस्ट कंट्री पॉलिटिकली। किंतु चीन अभी भी राजनैतिक दृष्टिकोण से एक साम्यवादी राज्य है। यह देश है, देश लिख लो, राज्य लिख लो, कुछ भी लिख लो। किंतु सर राजनैतिक दृष्टिकोण से चीन अभी भी एक साम्यवादी देश है। हाँ बोलो। सर एक बात बताइए, मतलब ये पॉलिटिकली कम्युनिस्ट होने का मतलब क्या होता है, कि वो क्या चीजें फॉलो करेगा क्या नहीं करेगा, बेटा ये समझ में नहीं पॉलिटिकल आ रहा। मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने बताया तो। ये देखो 10 पॉइंट आप लोग को लिखवाए, जाओ उन 10 पॉइंट में। उनमें कितने पॉइंट हैं जो इकोनॉमी से इतर हैं, जैसे वॉयलेंस, जैसे रिलीजन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो खैर इकोनॉमिक में आ गया। मतलब जो उनकी सरकार है, आप देख रहे हो वहां कोई और इलेक्शन कोई ज्यादा पार्टी नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, नो मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब डिक्टेटरशिप फॉलो हो रही है। राजनैतिक या पॉलिटिकल का मतलब है कैसे शासन चलता है। इसीलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं क्या कहता हूँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ठीक है, अच्छा लगता है कहानियां सुनने में, ये राजा ने उसको मारा, ऐसा ये था, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कल्चरल से, इकोनॉमिक्स से आते हैं। अलाउद्दीन ने क्या सुधार किए, मतलब वैसे ऑप्शनल की बात कर रहा हूं। तो यही इसका मतलब हुआ। राजनैतिक दृष्टिकोण मतलब पॉलिटिकली रूप से साम्यवाद ही है, वो कम्युनिज्म ही है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टिकोण से उसने पूंजीवाद को ले आया। ठीक है, तो इन तो सर 1978। हाँ ये हाँ प्राइवेट बोलिए। प्रॉपर्टी और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉलिटिकली कम्युनिज्म का पार्ट नहीं होता है, ये नहीं है, ये नहीं है। और मार्केट रिफॉर्म्स भी नहीं होगा। हाँ वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके ओके। जहां उन्हें लगेगा वहां वो करेंगे। इट्स लाइक एक्सीलेटर एंड ब्रेक, कहाँ गाड़ी की एक्सीलेटर बढ़ाना है ये। लेकिन आप ये नहीं बट कह सर, सकते वो कम्युनिस्ट है। ठीक है। सर हम्म चाइना में सर अभी ज्यादातर जो कंपनी है सर वो सरकारी है सर अभी के टाइम में सर। नहीं, अब तो चाइना में प्राइवेटाइजेशन बहुत हुआ है 1978 के बाद। नहीं सर रशिया में मतलब बहुत है ये चीज अभी। हाँ। ज्यादातर हम्म सर अभी सरकारी है सर एज कम्पेयर टू हाँ हाँ इंडिया सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो इन 1949 चाइना adopted communism, 78 China implemented economic reforms and adopted capitalism economically, but China is still a communist country politically। ये बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई यस भाई। यस सर यस तो सर। यही यस सर। बात कर रखते हैं। यस और फिर आगे हम देखेंगे इंडिया, हमारा प्यारा भारत हिंदुस्तान, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। घोल, मिक्सचर ऑफ बोथ। इन्होंने कहा हम अपनाएंगे सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद कुछ नहीं होता, जो सही लगे वो करो। सिंपल, अगर इसको जानना ही है, एक सिंपल लाइन में अगर मैं कहूं, कम्युनिज्म के जो एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको हटा दो, जो रिजल्टेंट है दैट विल बी सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म या समाजवाद इक्वल्स टू कम्युनिज्म
में से माइनस कर दो कम्युनिज्म के ही निगेटिव एस्पेक्ट्स, प्लस ऐड कर दो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म। बाकी जो जी में है, तुम जो सही लगे आप वो करिए। इसीलिए समाजवाद भी हर प्रकार, कई प्रकार का होता है। गांधीयन सोशलिज्म अलग है, नेहरूवियन अलग है, पेबियन अलग है। तुम्हें अपना बनाना है, रोहित सोशलिज्म बना सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा करें। लेकिन हमारे देश ने तब भी जो अपना टिल्ट रखा है वो हल्का सा कम्युनिज्म की तरफ अभी तक ज्यादा है। रीजन बीइंग, आप देखो कम्युनिज्म कब आया, चीजों को लिंक करना सीखो। जिसने पढ़ रखा है, दिव्यांशी तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है, या और भी बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है, 1917 में क्या लिखवाया था मैंने, सबसे पहले आया है कम्युनिज्म रशिया में। और ये वही साल है जब महात्मा गांधी यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं भारत में। 1915 के आसपास महात्मा गांधी भारत आते हैं, यहाँ पे गांधी जी की तूती बोल रही है। तो उन्होंने इसी चीज को सही रखा कि नहीं, गरीबों का कल्याण होना चाहिए, चीजें ऐसी हो, पंचायत आए जो हम पढ़ते हैं आगे चल के पॉलिटी में, आपके इसमें डीपीएसपी में। तो भारत में जो टिल्ट है वो भाई गांधी जी से कैसे आप वो इतर कर दो, कोई भी है गांधी से इतर होकर तो नहीं चल सकता ना। तो इसीलिए भारत ने जो अपनाया वो सोशलिज्म अपनाया। दूसरा एक पॉइंट, थोड़ा सा और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मैंने एक चीज लिखवाया, ये लोग कर्तव्य पे ज्यादा फॉलो करते हैं। कौन? कम्युनिज्म वाले। ये कम्युनिज्म है और ये क्या है? कैपिटलिज्म है। इसीलिए आप देखिए भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं? रशिया से ली गई हैं। वही बात क्लियर? ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ा करो बेटा। और ये अभी कोई जरूरी नहीं है अभी होगा, जब 6 महीने बाद आपके सब्जेक्ट्स मोरलेस कवर हो जाएंगे, तब चीजों को इधर से उधर मिला के पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। और वही चीज आपकी आंसर राइटिंग में झलकेगी। सर ठीक है, ड्यूटीज और राइट्स में आपस में कोई रिलेशनशिप है सर? बताएंगे जब पॉलिटी पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना सुन लो। ड्यूटीज और राइट में रिलेशन क्या है? अपनी मांग तो हम सब कर देते हैं, हमारा अधिकार है बोलने का, हमें क्लास में बोलने नहीं दिया जाता, एक मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, या कहीं भी हमें तुम आंदोलन नहीं करने देते, हमारा इक्वलिटी का अधिकार है। अरे यार, तो भारत के प्रति ड्यूटी भी तो है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? क्यों फिर तुम जाते हो आगरा के लाल किले पे और लिखते हो सोनम लव्स ये, सोनम देखने आ रही है वहां पे? तो वो ड्यूटी है। तो हम लोग बहुत ही अजीब किस्म के प्राणी हैं। हम लोग अपना अधिकार, हक जताना जानते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य परायणता से बहुत कोसों कड़वा सच है। दूसरा सर ठीक है जैसे जी। का मतलब जी सर, सर सर, हाँ। ड्यूटी तो है पढ़ना, लेकिन बना के नए नए ग्रुप वीडियो कॉल करते हैं। अरे छोड़ो सर, बहुत भिगो के जूते मार लिए इनके, ये आएंगे नहीं क्लास में। आज वैसे ही बच्चे कम है शायद इसी कारण से। नहीं सर, मैं तो बेशरम आदमी हूँ सर, आप बोल सकते हो। बेशर्मी रहना तुम, बढ़िया है, जरूरी यही, ऐसा ही आदमी सफल होता है। लेकिन बेशर्मी हर बार नई तरह की करो, अगर पुरानी करोगे फिर वो जूते खाने वाले काम हो जाते हैं। ठीक है, मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, और कोई डाउट हो पूछो। बाकी देखते हैं अगली क्लास इकोनॉमी की, मैं देख लूंगा किन बच्चों के एग्जाम है, उसके हिसाब से लेंगे अभी, है ना? बाकी चीजें समझ में आई, क्लियर हुई? यस सर। हाँ भाई बोलो, यस सर। अरे बोलो भाई। सर समझ आया। यस सर। हाँ बस पढ़ो इसको, इसमें मतलब इसमें समझ में समझने आया। जैसा है। इसमें समझने, जो समझ लिया गणित की तरह है और वो अप्लाई कर लिया तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके, ठीक है, चलो बाय।